ड्रामा की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है जी यून। वो इतनी खूबसूरत थी कि सिर्फ एक झलक भर से स्कूल के सारे स्टूडेंट्स रुक जाते और उसे घूरने लगते। और ये सिर्फ लड़के ही नहीं थे, लड़कियां भी उस पर पूरी तरह से फिदा थीं। हर कोई उसका दीवाना था। वो बस अपने बालों को झटकती या आंख मारती और सब उसके आसपास इकट्ठा हो जाते, फोटो खिंचवाने के लिए मिन्नतें करने लगते। तभी अचानक दो लड़के जी यून से टकरा जाते हैं और वो अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाती है। असलियत ये थी कि जी यून एक बिल्कुल ही आम सी स्टूडेंट थी और ये सब कुछ सिर्फ उसका सपना था। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। यही वजह थी कि उसके पूरे हाई स्कूल के साल उदासी में बीते। स्कूल में सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे, जहाँ लोग एक नकली पहचान बनाकर पॉपुलर बन सकते थे और सबका ध्यान खींच सकते थे। लेकिन जीयून को ये समझ नहीं आता था कि वो क्या पोस्ट करे। उसने अपने बगल में बैठे लड़के से सलाह लेने का सोचा, लेकिन वो लड़का भी काफी शांत और शर्मीला था और वो भी सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता था। इसलिए वो जीयून को कोई जवाब नहीं दे पाया। जीयून को लगने लगा कि उसके आसपास की दुनिया बहुत उबाऊ है। वो चाहती थी कि वो भी क्लास की प्रेसिडेंट जैसी हो, खूबसूरत और समझदार, जिसकी बातों को हर कोई मान ले। और जैसे बॉन्ड यू था, जो बहुत आउटगोइंग, फ्रेंडली था और हर किसी से दोस्ती कर लेता था। अगर वो नहीं बन सकती तो कम से कम किसी आइडल ट्रेनी जैसे लुक्स तो होने चाहिए थे। सिर्फ अच्छा दिखना ही काफी था अटेंशन में बने रहने के लिए। अगर तुम्हारे पास ये खास क्वालिटीज नहीं है तो तुम बस एक और आम स्टूडेंट हो, और जो पॉपुलर बच्चे होते हैं वो हमेशा साथ में ही घूमा करते हैं। ये देखकर ही समझ आ जाता है। जीयून चाहती थी कि वो भी कोई खास इंसान बन सके और खुद को इस इनविजिबल जिंदगी से बाहर निकाल सके। घर लौटते वक्त जीयून ने अपने एआई असिस्टेंट से पूछा, मैं खास कैसे बन सकती हूँ? लेकिन उसे जो जवाब मिला वो बहुत जेनेरिक था, जो मन करे वही करो। कितना इरिटेटिंग था ये जवाब। तभी अचानक जीयून को अपनी माँ का कॉल आया। उसे आज रात अकेले खाना खाना था क्योंकि उसकी माँ एक बफे में जा रही थी अपनी बेटी को घर छोड़कर। जीयून को लगने लगा कि वो हर जगह इनविजिबल है, सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि अपने परिवार की नजरों में भी। वो बहुत उदास हो गई और उसकी बैड लक यही नहीं रुकी। एक अनजान और केयरलेस इंसान उससे टकरा गया और उसने माफी तक नहीं मांगी। निराश होकर जीयून को बस चलना पड़ा। उस रात जीयून अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और फोन पर स्क्रॉल कर रही थी। उसके ऑनलाइन दोस्त आपस में एक दूसरे को इनकरेज कर रहे थे, जिससे जीयून को थोड़ी राहत मिली। लेकिन जब सब लॉग ऑफ होकर सो गए, जीयून फिर से उस उबाऊ लोनलीनेस में लौट आई। अगले दिन क्लास में आइडल खुद जीयून से बात करने आया। उसे अपना फोन भूल गया था तो वो जीयून से फोन मांगने आया। पहली बार था जब जीयून इतने करीब से उस आइडल से मिली थी। उसे ऐसा लगा जैसे वो चमक रहा हो। वो वाकई स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का था। आइडल ने उससे कुछ सवाल पूछे जिससे जीयून शर्मा गई, लेकिन बात सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तक ही सीमित रही। जीयून को यह समझ नहीं आया कि वो दोनों एक ही क्लास में हैं और फिर भी एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। आइडल ने जीयून को उसका फोन वापस दिया। जीहून आइडल के साथ ग्राउंड पर जाना चाहती है, लेकिन वो नहीं जा रहा था। उसने कहा कि उसके कुछ और काम है। जीयून को अकेले ही जाना पड़ा ग्राउंड पर। जीयून एक खोई हुई आत्मा जैसी लग रही थी, बैठी रही और बस आइडल की पर्सनैलिटी के बारे में सोचती रही। जीयून बस यही चाहती थी कि काश वो उसकी गर्लफ्रेंड बन पाती। अगले सीन में जीयून वापस क्लास में आई और देखा कि सब लोग कुछ चर्चा कर रहे थे। पता चला कि एक लड़की की लिपस्टिक खो गई थी। सबको शक था कि ये जीयून ने ही ली है, क्योंकि क्लास में सबसे आखिरी वही थी। क्लास प्रेसिडेंट सामने आई और बोली कि उसे उम्मीद है जीयून कुछ एक्सप्लेन करेगी। जीयून ने माना कि वो क्लास में रुकी थी, लेकिन आखिरी इंसान जो निकला था वो आइडल था। लिपस्टिक वाली लड़की गुस्से में बोली, जीयून आइडल को फंसा रही है क्योंकि वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। सबने जीयून को घूरना शुरू कर दिया, मानो वो झूठ बोल रही हो। जीयून डर के मारे पीछे हट गई। तभी अचानक आइडल वहां आया और उसे थाम लिया। उसने कंफर्म किया कि जीयून सच बोल रही थी। आइडल ही था जिसने क्लास खोली और बंद की थी, लेकिन उसे कोई सस्पिशियस इंसान नहीं दिखा। आइडल ने एक कुर्सी का कुशन पलटा और वहां से लड़की की लिपस्टिक मिल गई। सबने जीयून से माफी मांगी कि उन्होंने गलतफहमी पाल ली थी। जीयून ने मन ही मन आइडल को धन्यवाद कहा। क्लास प्रेसिडेंट जीयून के पास आई और बोली कि उसे पता है अभी अभी जो हुआ उससे वो दुखी होगी, लेकिन जीयून तो बस आइडल को देख रही थी। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आइडल ने जीयून को पुकारा और तभी उसे एहसास हुआ कि आइडल अब भी उसका नाम गलत ले रहा था। जीयून बहुत ज्यादा निराश हो गई। घर लौटते वक्त उसने पहली बार अपने फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकाला। शायद जीयून हद से ज्यादा डे ड्रीमिंग कर रही थी। वो बस स्टॉप पर बैठ गई और उसे एक फोन पड़ा मिला जो कोई छोड़ गया था। जीयून ने वो फोन उठाया और उसे चेक किया और उसके अंदर एक बड़ा राज छिपा था। ये जीयून के लिए एक मौका था अपनी आम जिंदगी से निकलकर एक नई शुरुआत करने का। जीयून को अचानक खुद पर भरोसा महसूस हुआ। कुछ लड़कियां आइडल ग्रुप की फोटो लेने के लिए छिपकर इंतजार कर रही थी। सबने अपने चेहरे ढक रखे थे और बहुत तेज चल रही थी। सिर्फ आइडल ने अपना चेहरा नहीं छिपाया था। उसका चेहरा ऑनलाइन फैल गया और स्कूल में चर्चा का विषय बन गया। अपने हैंडसम लुक्स के अलावा आइडल पढ़ाई में भी अच्छा था, स्पोर्ट्स में भी आगे था और बहुतों का रोल
मॉडल बन चुका था, जिसमें जीयून भी शामिल थी। उसी फोन की वजह से जीयून को लगा कि अब वो उसका दिल जीत सकती है। वो खुशी खुशी फोन घर ले गई, बिना ये जाने कि कोई उसे देख रहा था। शाम को जीयून ने उस फोन को चेक किया। वो स्कूल के हर स्टूडेंट के मैसेजेस देख सकती थी। अब कोई भी जीयून से अपने सीक्रेट्स नहीं छुपा सकता था। उसने अपना नाम सर्च किया और बहुत सारी बातें सामने आई। जीयून क्लास में आई। सबके इंटरेस्ट को जानकर वो उनसे दोस्ती करने का तरीका समझ गई और बहुत जल्दी वो पूरे स्कूल की दोस्त बन गई। जीयून को बस थोड़ा और वक्त चाहिए था, लेकिन जीयून बहुत बड़ी गलतफहमी में थी। लोगों की पसंद जान लेना एक बात है, उन्हें समझना दूसरी। जीयून ने एनिमे को चाइनीज कॉमिक्स समझ लिया और पहली बार बुरी तरह फेल हो गई। सिर्फ सीक्रेट्स जानना भी फायदेमंद नहीं था। एक बार उसने गलती से कुछ ऐसा बोल दिया जिससे एक लड़का गुस्से में क्लास छोड़ गया। ये था जीयून का दूसरा फेल्ड अटेम्प्ट, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर उनकी क्लास में एक नया स्टूडेंट आया, डोंगमिन। वो लंबा और हैंडसम था। लोग उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डोंगमिन ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो बार बार जीयून की तरफ देख रहा था। डोंगमिन उससे बात करना चाहता था, लेकिन जीयून बहुत तेजी से निकल गई, तो उसे ये मौका छोड़ना पड़ा। पूरी क्लास की जिम क्लास थी, सब जा चुके थे। जब यूनबिन को याद आया कि वो अपना फोन क्लासरूम में ही भूल गया है, वो वापस गया और देखा कि किसी ने उसकी डेस्क के नीचे एक नोट छोड़ा है, जिसमें लिखा था कि यूनबिन ऑडिटोरियम में मिले। वो समझना चाहता था कि क्या चल रहा है, तो उसने उस नोट में दी गई बातों का पालन किया। ऑडिटोरियम में उसका इंतजार कर रही थी जीयून। उसे यूनबिन से कुछ पूछना था। जीयून ने एक वीडियो ऑनलाइन देखा था, जिसमें एक लड़का बहुत ही खराब तरीके से गा रहा था और घटिया नकलें कर रहा था। लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वो लड़का कौन है। जीयून ने उस रहस्यमयी फोन की मदद से पता लगा लिया था कि वो लड़का यूनबिन ही है। जीयून चाहती थी कि यूनबिन ये मान ले, लेकिन वो अनजान बनने लगा। यूनबिन घबराकर वहां से जाने लगा। तभी जीयून ने वो वीडियो चलाकर उसे सुनाया। यूनबिन 5 सेकंड के लिए एकदम जड़ हो गया और फिर जल्दी से आकर जीयून का मुंह बंद कर दिया। यूनबिन ने कबूल किया कि वो किसी आइडल ग्रुप का मेंबर नहीं है, बल्कि बस एक आम स्टूडेंट है। लेकिन वो अपना सपना आइडल बनने का छोड़ना नहीं चाहता था। जीयून का इरादा उसे बेनकाब करने का नहीं था। उसकी सिर्फ एक डिमांड थी कि वो यूनबिन की पॉपुलैरिटी का थोड़ा सहारा ले सके, ताकि खुद को इनविजिबल पर्सन कहलाने से बचा सके। ये सुनकर यूनबिन चौंक गया। वो क्लास में वापस चला गया, क्योंकि उसे इस पर सोचने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए था। जीयून को अभी भी कुछ कहना बाकी था, लेकिन यूनबिन उसे जल्दी से बाहर ले गया। वो दोनों एक खाली कमरे में गए, जो आगे चलकर उनका मिलने का स्पॉट बन जाएगा, क्योंकि दोनों के पास ऐसे राज थे जो वो किसी से नहीं कह सकते थे। आखिरकार यूनबिन ने जीयून की शर्त मान ली। अब वे दोनों एक फर्जी रिलेशनशिप का नाटक करेंगे। जीयून ने यूनबिन को सिखाया कि कैसे एक रोमांटिक और अटेंशन ग्रैबिंग कन्फेशन किया जाए, ताकि जीयून पॉपुलर बन सके। सबसे अच्छा समय होगा अगली सुबह की पहली क्लास। जीयून क्लास में उसका इंतजार करेगी और यूनबिन अंदर आकर एक परफॉर्मेंस करेगा। फिर बोर्ड पर लव कन्फेशन लिखेगा। जीयून यूनबिन से पेन लेगी और सबके सामने जवाब लिखेगी, सभी की नजरों में। लेकिन यूनबिन को यह तरीका पसंद नहीं आया। उसे लगा कि वो बहुत शर्मिंदा होगा और उसे समझ नहीं आएगा कहाँ छिपे। तो जीयून ने उसे एक आसान ऑप्शन दिया, जिम ग्राउंड में कन्फेशन करना। यूनबिन को जीयून की पानी की बोतल लेनी थी और बस कहना था, मुझे मेरी जरूरत की चीजें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जीयून चाहिए। इतना ही काफी था लोगों का ध्यान खींचने के लिए। लेकिन यूनबिन को जीयून के आइडिया आउटडेटेड लगे। उसे लगा जीयून ने ये सब किसी नॉवेल में पढ़ा है। वो स्पीचलेस हो गया और बोला कि वो अपना तरीका खुद अपनाएगा। जीयून ने आसानी से मान लिया, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ पॉपुलर होना था। शाम को जीयून घर पर बैठी थी और कन्फेशन वीडियोस देख रही थी। उसे यूनबिन के कन्फेस करने का दिन बेसब्री से इंतजार था, लेकिन साथ ही उसे खुद को तैयार भी करना था, ताकि वो यूनबिन के लायक बन सके। उधर यूनबिन बहुत कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो इस सिचुएशन को कैसे संभाले। आई लाइक यू, वो बार बार कहने की कोशिश करता, लेकिन उसे ये नेचुरल नहीं लग रहा था। लगता है मैं खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद रहा हूँ, उसके मन में आया। इसी बीच जीयून को पता चला कि लोग नए ट्रांसफर स्टूडेंट डोंगमिन्स के बारे में बातें कर रहे थे, उसके हैंडसम लुक्स की वजह से। सिर्फ एक दिन में डोंगमिन ने बहुत सारी लड़कियों के दिल जीत लिए थे। जीयून चाहती थी कि काश वो भी उसकी तरह हो पाती। उसने उस रहस्यमयी फोन से डोंगमिन की जानकारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। शायद डोंगमिन सोशल मीडिया इस्तेमाल ही नहीं करता और उसे ये भी नहीं पता कि वो पॉपुलर हो गया है। जीयून बस उसकी पॉपुलैरिटी का थोड़ा हिस्सा चाहती थी, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। अगले दिन जीयून स्कूल पहुंची और कुछ प्यारे कपल्स को देखा। उसे यूनबिन के कन्फेशन का बहुत बेसब्री से इंतजार था। वो सिर्फ सोचकर ही खुश हो रही थी। तभी कोई जीयून से टकरा गया। वो घबरा गई कि कहीं फोन टूट न गया हो, लेकिन सौभाग्य से सब ठीक था। जीयून ने ऊपर देखा और देखा कि टकराने वाला शख्स डोंगमिन था। उसने माफी नहीं मांगी, बल्कि जीयून को ही डांट दिया कि वो ध्यान से क्यों नहीं चल रही थी। पहले की तरह जीयून को फिर समझ नहीं आया कि हुआ क्या। डोंगमिन गुस्से में चला गया और जाते जाते मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल बेवकूफ
बेवकूफ हो तुम। क्लास में यूनबिन बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जीयून को कैसे कन्फेस करे। क्लास प्रेसिडेंट उसके पास आई और उसने हेलो कहा। यूनबिन चौंक गया और गलती से जीयून बोल बैठा, जिससे क्लास प्रेसिडेंट कंफ्यूज हो गई। तभी जीयून क्लासरूम में आई। उसने यूनबिन को देखा और इशारे से पूछा, अब तक कन्फेस क्यों नहीं किया? यूनबिन बहुत शर्मिंदा हो गया और कुछ कहे बिना क्लास से बाहर चला गया। जीयून निराश होकर अपनी सीट पर बैठ गई। क्लास प्रेसिडेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। ब्रेक टाइम में जीयून स्कूल यार्ड में अकेली घूम रही थी, निराश। तभी दो लड़के पानी से खेलते हुए उसके ऊपर पानी गिरा देते हैं। उसी वक्त उसे होश आया, लेकिन अब भागने का वक्त नहीं था। अचानक कोई उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो यूनबिन था, मानो बारिश में एक रोमांटिक कन्फेशन होने जा रहा हो। लेकिन यूनबिन ने मुड़कर उन दोनों लड़कों को डांटा। लड़कों ने आकर जीयून से माफी मांगी और बाकी स्टूडेंट्स भी देखने लगे कि यूनबिन और जीयून के बीच आखिर रिश्ता क्या है। फिर यूनबिन ने आखिरकार बोल ही दिया कि उसे जीयून पसंद है। सब चौंक गए, खासकर क्लास प्रेसिडेंट, क्योंकि उसे खुद यूनबिन पसंद था। लेकिन यूनबिन को किसी और से प्यार था, और वो भी ऐसे इंसान से जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। डोंगमिन ने भी ये सब देख लिया। सब चले गए तो डोंगमिन जीयून के पास आया। उसने पूछा, तुम अब तक नहीं बदली? पता चला कि डोंगमिन और जीयून बचपन के दोस्त थे और जीयून हमेशा से अजीब अजीब चीजें किया करती थी। जीयून को अब याद आया कि डोंगमिन उसका बचपन का दोस्त है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बदल चुका होगा। तभी जीयून फिसल गई और डोंगमिन ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। उसी वक्त एनबिन भी उसे पकड़ने दौड़ा। एक और लव ट्रायंगल। दोनों लड़के एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जीयून भी हैरान थी और जल्दी से डोंगमिन की तरफ पीछे हट गई। एनबिन कुछ समझ नहीं पाया और पूछ बैठा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जीयून ने फौरन जवाब दिया कि डोंगमिन उसका बचपन का दोस्त है। डोंगमिन थोड़ा सा उदास हुआ। अगर वो खुद न बताता तो शायद जीयून आज भी उसे नहीं पहचानती। जीयून ने बस सर झुकाकर माफी मांग ली। डोंगमिन फिर से मुस्कुराकर बोला, तुम आज भी उतनी ही बेवकूफ हो। यूनबिन ने फिर जीयून से कहा, हमारे बीच बहुत कुछ बात करनी बाकी है, याद है? और तभी जीयून को सब याद आ गया। डोंगमिन ने एक तस्वीर निकाली, सोचते हुए कि क्या सच में उनके डेटिंग की कहानी सही है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये खबर इतनी तेजी से ऑनलाइन फैल जाएगी। जीयून ने भी पता लगा लिया था कि डोंगमिन का सोशल मीडिया अकाउंट है। डोंगमिन अभी अभी साइन अप ही किया था, पर जीयून कैसे जान गई, वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। डोंगमिन ने फिलहाल जीयून को पकड़ने का मौका नहीं दिया। पहले वो चला गया ताकि जीयून यूनबिन के साथ जा सके। फिर दोनों उस खाली कमरे में गए। यूनबिन ने जीयून से पूछा, डोंगमिन कैसा इंसान है? और जीयून ने उसे कितने सालों बाद देखा था? जीयून खुद भी कुछ तय नहीं कर पाई। यूनबिन ने फिर उस बारे में बात नहीं की। सबसे जरूरी बात यह थी कि यूनबिन ने जीयून की इच्छा के अनुसार कन्फेस कर दिया था और जीयून भी पॉपुलर हो गई थी। इसलिए अब यूनबिन की जरूरत नहीं थी। वो चाहता था कि जीयून उसकी कन्फेशन को रिजेक्ट कर दे, लेकिन जीयून ने तुरंत मना कर दिया। उसका सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं बदला था, कोई नए फॉलोअर्स नहीं आए थे और कोई उसके बारे में बात भी नहीं कर रहा था। लोग सिर्फ ये सोच रहे थे कि एक आइडल जैसे यूनबिन को एक आम लड़की जीयून से प्यार कैसे हो सकता है। अब जीयून एक पोस्ट करेगी जो यूनबिन की कन्फेशन को स्वीकार करने वाली होगी, ताकि ज्यादा ध्यान मिल सके। यूनबिन ये नहीं चाहता था। उसने जीयून को समझाया कि असली पॉपुलैरिटी का राज खुद उसके अंदर है। जीयून को खुद अपनी ताकत खोजनी होगी। किसी और पर निर्भर रहना पॉपुलर बनने का बहुत खराब तरीका है। असल में जैसा कि जीयून ने देखा था, ऐसे तरीके काम भी नहीं करते। जीयून सोच में पड़ गई। शायद समस्या सच में वो खुद थी। यूनबिन ने ठाना कि वो जीयून को मदद करेगा, बिना किसी गंदी चालाकी के। पहला कदम था, जीयून को खुद को समझना होगा। वो अननोटिस थी, मतलब उसके पास कोई यादगार यादें नहीं थी या कोई खास बातें नहीं थी। पॉपुलर लोग अक्सर अपनी अलग पहचान, अलग अंदाज और ऐसी पर्सनैलिटी रखते हैं जिससे कोई उन्हें किसी और से भूल नहीं पाता। असल बात ये थी कि जीयून को कॉन्फिडेंस चाहिए था और पता लगाना था कि उसकी ताकत क्या है। जीयून ने यूनबिन के तरीके को अपनाने का फैसला किया। वो पॉजिटिव एनर्जी की सोर्स बनेगी, लेकिन ये उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। उसने ज्यादा ही जोर दे दिया, जिससे वो दूसरों की नजर में अजीब लगने लगी। पॉजिटिव एनर्जी सही समय और जगह पर निकालनी चाहिए। यूनबिन ने जीयून को इशारा किया कि वो बहुत एम्बैरेसिंग हो रही है और उसे बदलना होगा। जीयून शर्मिंदगी से पीछे हट गई और मायूस सी दिखी। यूनबिन ने उसे दूसरी विधि अपनाने दी। अगर कोई किसी काम में अच्छा होगा तो वो इम्प्रेस करेगा। जीयून ने गेंदबाजी करना शुरू किया। यूनबिन ने जीयून को गेंद पकड़ते हुए कॉन्फिडेंट देखा तो वो बहुत उत्साहित हो गया। लेकिन जब जीयून गेंद फेंकने वाली थी, उसने अपनी ही टांग पर गेंद मार दी और जमीन पर गिर गई। यूनबिन ने फिर से इशारा किया कि अब छोड़ दो। जीयून उठने के लिए शर्मिंदा थी। उसके बाद जीयून क्लास में वापस चली गई। वहाँ उसने देखा कि बोंगू दूसरी क्लास के स्टूडेंट से बात कर रहा था। जीयून जानना चाहती थी कि उसकी कहानी में क्या खास है, पर बार बार बीच में बोलने की वजह से बोंगू कहानी भूल गया। सब लोग बहुत परेशान हो गए। खुशकिस्मती से यूनबिन आ गया और जीयून को उस अजीब हालत से बचा लिया। उसने जीयून को खींच कर ले गया, जिसे सब हैरानी से देख रहे
रहे थे। फिर दोनों वापस खाली कमरे में आए। यूनबिन के सारे तरीके फेल हो गए थे क्योंकि जीयून ने खुद को असली तरीके से नहीं दिखाया था। वो बस वही कर रही थी जो यूनबिन कह रहा था और वो असली जीयून नहीं थी। उसके अंदर जो दिखाना था वो उसका सच था। यूनबिन थोड़ी देर बात कर रहा था, तभी उसने देखा कि जीयून रो रही है। वो सोचती थी कि यूनबिन के पास सब कुछ है, इसलिए वो आराम से खुद को एक्सप्रेस करता है, लेकिन जीयून तो शुरुआत से ही खुद को ढूंढ रही थी। अगर उसके पास कुछ खास नहीं था तो वो क्या दिखाएगी? कुछ लोग सामान्य जन्म लेते हैं और कुछ लोग किस्मत से फेमस होते हैं। यूनबिन ने जीयून के करीब झुककर देखा। जीयून ने एक किस्से का सपना देखा, पर यूनबिन ने सिर्फ रुमाल निकाला और जीयून के आंसू पोंछ दिए। यूनबिन बैठ गया और समझाने लगा वो किस्मत से फेमस नहीं था। हालांकि उसका लुक अच्छा था, आवाज भी ठीक थी, लेकिन फिर भी वो म्यूजिक आइडल नहीं बन पाया। यूनबिन फेमस सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। ये हमेशा उसे डरा देता था, डरता था कि कोई उसे पकड़ लेगा, फिर वो जीयून की तरह हो जाएगा, एक आम इंसान जिसके लिए कोई रास्ता नहीं था। जीयून अब भी सोचती थी कि यूनबिन आइडल नहीं होते हुए भी फेमस होगा। यूनबिन भी यही उम्मीद करता था। शाम को जीयून सड़कों पर घूम रही थी। उसने किसी और का मैसेज पढ़ा उस रहस्यमयी फोन से और पता चला कि बोंगो के भी बहुत फैंस थे। सब उसकी खुली और अप्रोचेबल पर्सनालिटी की तारीफ कर रहे थे। उसी वक्त जीयून ने देखा कि बोंगो को कोई परेशान कर रहा है। वो नहीं सोच सकती थी कि बोंगो का भी एक राज था जो किसी को पता नहीं था। सुबह जीयून स्कूल आई और पहले की तरह खुशमिजाज थी। डोंगमिन चंचलता से जीयून के चेहरे पर स्टिकी नोट पर एक चेहरा बनाता रहा। वो उसे देने वाला था, तभी क्लास प्रेसिडेंट आ पहुंची। उसके पास जीयून के लिए कुछ कहना था। क्लास प्रेसिडेंट अब भी समझ नहीं पा रही थी कि यूनबिन ने जीयून को क्यों चुना। वो जीयून को जानना चाहती थी, इसलिए उसने बहाना बनाया कि वो हॉट पॉट खाने चले। जीयून ने सोचा कि उसे खुशामद दी जा रही है, इसलिए वो मान गई। स्कूल खत्म होने पर जीयून उत्साहित होकर मिलने की जगह पहुंची। डोंगमिन भी पीछे पीछे आया और जीयून के फुली हुए गाल पर उंगली से थपकी दी। वो अब भी जीयून को उसी तरह छेड़ता था जैसे बचपन में करता था, लेकिन ये जीयून को अच्छा नहीं लगा। अब से मुझे बेवकूफ मत कहो, उसने कहा। डोंगमिन हंसा। उसने देखा कि जीयून बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पहले। तो क्या हुआ? उसने कहा। जीयून अच्छा मूड में थी। उसे क्लास प्रेसिडेंट के साथ हॉट पॉट खाना था, इसलिए उसने डोंगमिन को अनसुना किया और चली गई। लेकिन डोंगमिन फिर भी उसका पीछा करता रहा, जो जीयून को अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा कर गया। डोंगमिन सीधा साधा था और चाहता था कि जीयून बुरे लोगों से दूर रहे। बोंगू चौंका और सोचने लगा कि शायद डोंगमिन को भी जीयून पसंद है। डोंगमिन ने अपने प्रतिद्वंद्वी यूनबिन की ओर मुड़कर पूछा, तुम क्या सोचते हो जीयून को पसंद करने के बारे में? यूनबिन जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और बहाना बनाया कि उसे ऑडिशन के लिए जाना है। लेकिन डोंगमिन को यूनबिन का राज पता था। दरअसल डोंगमिन खुद एक आइडल ग्रुप का सदस्य था। उस रात डोंगमिन ने देखा कि यूनबिन मैनेजमेंट कंपनी के पास घूम रहा था। उसने यूनबिन का रास्ता रोक लिया। तुम्हें ऑडिशन नहीं जाना था? यूनबिन बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन डोंगमिन ने उसका असली चेहरा उजागर कर दिया। असल में यूनबिन ने कभी खुद को आइडल होने का दावा नहीं किया था, बस उसके दोस्त उसे हैंडसम समझते थे और उसी वजह से उसे आइडल का टैग मिल गया था। यूनबिन ने इन बातों को नकारा नहीं, क्योंकि उसे भी लोगों की नजरों में आना अच्छा लगता था। धीरे धीरे यूनबिन इस बात का आदी हो गया और अब वो अपनी फेम खोने से डरता था। यूनबिन सोच रहा था कि डोंगमिन कैसे उसका राज जान गया। क्या जीयून ने उसे बता दिया था? डोंगमिन चाहता था कि यूनबिन जीयून से दूर रहे। वो एक साधारण लड़की है, उसे झूठे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। यूनबिन ने डोंगमिन की बातों को अनदेखा किया। वो जीयून को ढूंढना चाहता था और उससे इस बारे में पूछना चाहता था। इसी बीच जीयून क्लास प्रेसिडेंट और बोंगो के साथ डिनर कर रही थी। वो पहले कभी ऐसे जगहों पर खाना नहीं खाई थी। क्लास प्रेसिडेंट दोस्ताना व्यवहार कर रही थी और जीयून को अक्सर बाहर खाने के लिए आमंत्रित करना चाहती थी। तभी बोंगो को एक मैसेज मिला। जीयून ने सोचा कि शायद फिर से उसे धमकाया जा रहा है। क्लास प्रेसिडेंट को शक था कि जीयून के पास कोई राज है जिसकी वजह से वो यूनबिन के साथ रिलेशनशिप में है। जीयून ने जल्दी से उस सवाल से बचने की कोशिश की। तभी बोंगू वापस आया और जल्दी जाने को कहा। तुम दोनों यहाँ रहो और खाना एंजॉय करो। जीयून को लगा कि कुछ तो चल रहा है। वैसे भी वो क्लास प्रेसिडेंट के सवालों से बचना चाहती थी, इसलिए उसने बाथरूम जाने का बहाना बनाया और जल्दी से बोंगू का पीछा किया। जीयून छुपकर देख रही थी कि बोंगू को वरिष्ठ छात्रों द्वारा पैसों की मांग की जा रही थी। पता चला कि बोंगू अक्सर बुली किया जाता था। अब जब वो नए स्कूल में ट्रांसफर हो गया था तो उसने हिम्मत करके अपनी बात कही, पर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही क्योंकि बुली फिर से उसे परेशान करने लगे। बोंगू वरिष्ठ छात्रों से मिन्नत करने लगा कि उसे छोड़ दें, तो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, उन्होंने कहा। बोंगू ने अनिच्छा से हामी भर दी। जीयून तुरंत खड़ी हुई और उन्हें रोक दिया। आप उनसे सहमत नहीं हो सकते, आपको और भी ज्यादा बुली किया जाएगा। वरिष्ठ छात्रों ने तंज कसा तो जीयून तो बस एक कायर है। उन्होंने बहस करने की बजाय वहां से चले गए। जीयून कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। वो बोंगू से इस बारे में पूछने गई,
लेकिन उसने गुस्से में वरिष्ठ छात्रों को दोषी ठहराया और जीयून पर भी नाराज हो गया। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? बोंगू नहीं चाहता था कि कोई उसका ये राज जाने। जीयून ने इस राज का इस्तेमाल करके बोंगू के करीब आने की योजना बनाई थी, लेकिन इस बार भी वो असफल हो गई। अगले दिन क्लास में भी बोंगू जीयून की तरफ देखना भी नहीं चाहता था। उसने यूनबिन से मदद मांगने के लिए मैसेज किया, लेकिन इससे भी हैरानी की बात यह थी कि यूनबिन भी उससे बात नहीं करना चाहता था। जीयून समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। वो यूनबिन का पीछा करती रही। यूनबिन जीयून के प्रति ठंडा था, लेकिन क्लास प्रेसिडेंट के साथ दोस्ताना था। क्या तुम मुझसे नाराज हो? जीयून ने पूछा। यूनबिन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जीयून को अनदेखा किया और बोंगू को बाहर घुमाने के लिए बुलाया। जीयून उदास होकर अपनी सीट पर वापस चली गई। डोंगमिन ने यह देखा और जीयून को बाहर ले गया। जीयून को अच्छा नहीं लग रहा था। तुम्हें आखिर क्या बात करनी है? उसने पूछा। डोंगमिन जानना चाहता था कि जीयून को यूनबिन पसंद क्यों है। क्या इसलिए क्योंकि वो हैंडसम है या फेमस या फिर आइडल ट्रेनी है? डोंगमिन गुस्से में था क्योंकि वो सोचता था कि जीयून यूनबिन से धोखा खा रही है। डोंगमिन हमेशा जीयून की चिंता करता था, लेकिन जीयून ये सब जानती थी। सिर्फ एक बात वो समझ नहीं पा रही थी। क्या मैं बुरी इंसान हूँ? मैं बुरी इंसान हूँ। जीयून बहुत दुखी महसूस कर रही थी। डोंगमिन ने उसका हाथ थामा। दूसरों की भावनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जीयून और भी उलझन में थी। डोंगमिन को इन बातों की परवाह क्यों थी? डोंगमिन हिम्मत नहीं कर पाया ये कहने की वो जीयून को पसंद करता है। वो बस एक दोस्त की तरह सलाह दे रहा था कि बुरे दोस्तों से दूर रहे। आखिरकार जीयून को पता चला कि यूनबिन उसके प्रति ठंडा क्यों है। उसे लगा कि जीयून ने डोंगमिन को यूनबिन का राज बता दिया है कि वो आइडल ट्रेनी नहीं है। जीयून ने डोंगमिन से वादा किया कि वो ये राज छुपाएगी और फिर यूनबिन को समझाने दौड़ी। उसी वक्त यूनबिन वहां से गुजरा। उसने जीयून का मैसेज देखा, जिसमें उसने उसे ढूंढने और बात करने की इच्छा जताई थी। पर डोंगमिन और जीयून की बातचीत सुनने के बाद यूनबिन के पास और सवाल नहीं थे। फिर भी उस रात वो जीयून की कॉल का जवाब नहीं दिया, जिससे जीयून दुखी हो गई। अचानक जीयून को उस रहस्यमयी फोन पर एक नोटिफिकेशन मिला कि कोई यूनबिन की नकली पहचान उजागर करने वाला है। जीयून को चिंता होने लगी। अगले दिन जीयून स्कूल गई और यूनबिन को ढूंढा। वो दोनों के बीच की गलतफहमी सुलझाना चाहती थी और यूनबिन को उस खतरे के बारे में चेतावनी देना चाहती थी। लेकिन यूनबिन पहले से ही सब कुछ जान चुका था। उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो जीयून से बात नहीं करना चाहता था। अब यूनबिन सिर्फ क्लास प्रेसिडेंट और बोंगू के साथ रहता था, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी उलझन थी। क्लास प्रेसिडेंट के सवालों का वो जवाब नहीं दे पा रहा था। वहीं बोंगू फोन पर चिपका हुआ था, बहुत चिंतित लग रहा था। क्लास प्रेसिडेंट कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। शाम को बोंगू को बुली करने वाले पकड़ लेते हैं। बॉस बोंगू को उसकी हिम्मत पर डांटता है कि उसने उनकी बात नहीं मानी। बोंगू डरते हुए मना करता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन बॉस चाहता है कि बोंगू हेड बुली से माफी मांगे। बोंगू गुस्से में मुट्ठी बंद करता है, पर बॉस की धमकी सुनकर वह विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाता। तभी बॉस एक अजीब आवाज सुनता है। पता चलता है कि जीयून ने उनकी फिल्म बनाई है। जीयून बहाना बनाकर वहां से गुजर रही थी, लेकिन अब एक दोस्त को अकेला छोड़ना थोड़ा कायराना लगता था। जीयून हिम्मत करके बुली करने वालों के पास गई और उन्हें उनके बुरे व्यवहार के लिए फटकार लगाई। बॉस महिलाओं को हाथ नहीं लगाता था, वो बस जीयून का फोन चेक करना चाहता था। तब जीयून ने बॉस को कुछ ऐसा दिखाया जो उसने उम्मीद नहीं किया था। वो था हेड बुली का छुपा हुआ राज। हेड बुली कई छोटे छोटे गुंडों से चुपके से मिलती थी। सब कुछ जीयून ने फिल्म किया था। हेड बुली ये बात नकार नहीं पाई, चाहे उसके पास 10 मुंह भी हों। गुस्से में वह जीयून के बाल पकड़कर खींचने लगी। जीयून ने भी अपना बाल पकड़कर हिम्मत नहीं हारी। हेड बुली ने घृणा जताई, तुम्हें तो मैं तहस नहस कर दूंगी। तभी बॉस बीच में आया। कैसे हिम्मत हुई मुझे धोखा देने की? वो मारने ही वाला था, पर जीयून ने उठकर उसे रोका। मैं अभी भी फिल्मिंग कर रही हूँ। बॉस को जीयून बहुत परेशान करने वाली लगी और उसने उसे सबक सिखाने की सोची। खुशकिस्मती से उसी वक्त यूनबिन आ पहुंचा। उसने अकेले ही बॉस और उसके गुंडों को हरा दिया। वे सब जल्दी से भाग खड़े हुए। जीयून और बोंगू को बचा लिया गया। बोंगू खुशी से यूनबिन को गले लगाकर धन्यवाद देने लगा। बॉस ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन जीयून ने उसे बेहोश कर दिया। जीयून सोच रही थी कि यूनबिन उन्हें यहाँ कैसे खोज पाया। पता चला कि वह अभी भी चुपके से जीयून की रक्षा कर रहा था। जीयून ने महसूस किया कि यूनबिन ने उसे माफ कर दिया था और वह भी राहत महसूस कर रही थी। तीनों दोस्त खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। अगले दिन जीयून स्कूल गई। उसे हेड बुली की तरफ से एक धन्यवाद संदेश मिला। उन दोनों के बीच का विवाद खत्म हो गया था और धीरे धीरे जीयून सबके करीब आने लगी। उसके बाद जीयून कमरे में यूनबिन से मिलने गई। अब यूनबिन ने समझ लिया था कि जीयून की खासियत ये है कि वो हमेशा अपने दोस्तों के प्रति सच्ची रहती है। जीयून ने भी ये जाना कि दयालुता ही उसकी वो शक्ति है जिससे वो सबके साथ जुड़ पाती है। यूनबिन को लगता था कि वो इस मामले में जीयून से कमतर है। वह केवल झूठ के सहारे प्रसिद्ध हो पाया था। जीयून ने यूनबिन को प्रोत्साहित किया कि उसके पास भी वे गुण जरूर हैं जो उसे
लोगों के करीब लाने में मदद करेंगे। यूनबिन ने अपने असली रूप को खोजने और जीयून के सफर में साथ चलने की ठानी। दोनों जल्दी ही मनमुटाव भूलकर फिर से एक हो गए। जीयून ने खुशी से यूनबिन का हाथ थामा, जिससे यूनबिन को पहली नजर में ही प्यार हो गया। इसी वक्त उसका प्रतिद्वंद्वी डोंगमिन आ पहुंचा। डोंगमिन चाहता था कि जीयून उसके बिना प्रसिद्ध हो जाए। जीयून बहुत असहज महसूस कर रही थी। डोंगमिन ने समझाया कि जीयून प्रसिद्ध इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि वो नासमझ है। जीयून ने डोंगमिन को ऐसा दोहराने से मना कर दिया, लेकिन वो अभी भी उसे चिढ़ाना पसंद करता था। यूनबिन सोच रहा था कि डोंगमिन जीयून को कितना समझता है, कि उसे विश्वास है कि वो उसे बदल सकता है। डोंगमिन को यकीन था कि वो ज्यादा समझता है, और यूनबिन को भी भरोसा था कि वो डोंगमिन से बेहतर होगा, क्योंकि वो भी एक सेलिब्रिटी था। डोंगमिन लगातार यूनबिन की आलोचना करता रहा, जबकि यूनबिन सिर्फ उसकी अच्छी खूबियों पर ध्यान देता रहा। अब जीयून को पता चल गया था कि किसे चुनना है। जीयून चाहती थी कि दोनों झगड़ा बंद करें और उसे थोड़ी जगह दें। सेलिब्रिटी होना सच में बहुत थका देने वाला था। उसके बाद सब एक साथ क्लास में वापस गए। क्लास प्रेसिडेंट ने घोषणा की कि एक बड़ा शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता होने वाली है। हर प्रतियोगी को लगभग 60 सेकंड की एक शॉर्ट फिल्म पोस्ट करनी होगी। नतीजे सोशल मीडिया पर इंटरैक्शंस की संख्या से तय होंगे। पुरस्कार अभी नहीं बताया जा सकता था, लेकिन ये निश्चित ही महत्वपूर्ण होगा। पिछले साल क्लास प्रेसिडेंट विजेता थी, लेकिन जीयून के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर वो सोच रही थी कि जीयून इस साल उसकी काबिल प्रतियोगी होगी, क्योंकि जीयून के पास दो मेल गॉड्स थे, यूनबिन और डोंगमिन। जीयून चाहती थी कि वे दोनों उसे पुरस्कार जीतने में मदद करें, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। जीयून ने नाराज होकर कारण पूछा। उन्होंने कहा कि अगर जीयून अकेले करेगी तो ये ज्यादा मायने रखेगा। जीयून को पिछले साल की स्थिति याद आई। हालांकि उसने पूरी मेहनत से डांस किया था, पर नतीजा था कि कोई व्यूज नहीं मिले। वो सोचकर शर्मिंदा हो गई। जीयून नहीं चाहती थी कि ये फिर से हो। उसके साथ अभी भी कोई साथी होना चाहिए। यही तो था यूनबिन का जीयून को दिया गया टास्क, देखना कि वो साथी कैसे चुनती है। अचानक डोंगमिन ने अपना रवैया बदल दिया। उसने जीयून का मेंटर बनने का फैसला किया। यह देख यूनबिन भी प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। जीयून फिर से खुद को लेकर गर्व महसूस करने लगी। मैं जानती हूँ कि मैं सुंदर हूँ, मुझ पर लड़ने की जरूरत नहीं। मुख्य मुद्दे पर लौटते हुए जीयून ने सुझाव दिया कि दोनों उसके मेंटर बने, लेकिन यूनबिन और डोंगमिन एक ही टीम में नहीं होना चाहते थे। जीयून बस आह भर सकती थी। उसके बाद जीयून क्लास में वापस चली गई और अभी तक नहीं जान पा रही थी कि साथी के तौर पर किसे चुने। अचानक बोंगू अपना सिर अंदर डालकर आया। जीयून चाहती थी कि वो उसके साथ शॉर्ट फिल्म बनाए, लेकिन बोंगू पहले ही किसी साथी को खोज चुका था, इसलिए जीयून को निराश होना पड़ा। तभी क्लास प्रेसिडेंट आई। जीयून सोचती थी कि दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं, इसलिए उसने बहुत उत्साह से क्लास प्रेसिडेंट को साथ फिल्म बनाने के लिए आमंत्रित किया। क्लास प्रेसिडेंट ने जीयून के प्रति तिरस्कार भरा रवैया दिखाया। वो बस दिखावा कर रही थी। इस दौरान यूनबिन को म्यूजिक कंपनी में चिकन डिलीवर करना पड़ा, जहां उसकी डोंगमिन से आकस्मिक मुलाकात हो गई। डोंगमिन सोचता था कि यूनबिन यहाँ फेम के सहारे घूम रहा है, इसलिए उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। डोंगमिन ने स्पष्ट रूप से सीमा तय कर दी और यूनबिन को जीयून के करीब आने से मना कर दिया। यूनबिन ने कारण पूछा, क्यों? क्योंकि मैं एक धोखेबाज हूँ। लेकिन यूनबिन ने जोर देकर कहा कि उसके जीयून के लिए जज्बात सच है और जीयून को प्रसिद्ध बनाने का उसका वादा भी सच है। डोंगमिन ने दावा किया कि यूनबिन ऐसा नहीं कर सकता। यूनबिन गुस्सा हो गया। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। शाम को जीयून बिस्तर पर करवटें बदलती रही। सबने लगभग अपनी वीडियो शूट कर ली थी और पोस्ट कर दी थी। यहाँ तक कि बोंगू की वीडियो पर हजारों इंटरैक्शंस आ गए थे, लेकिन जीयून अभी तक कोई आइडिया नहीं खोज पाई थी। तभी जीयून को क्लास प्रेसिडेंट का एक मैसेज मिला। वो चाहती थी कि जीयून उसी तरह का कुछ वीडियो बनाए जैसा उसने देखा था। यून बस दंग रह गई। यह नृत्य बेहद मुश्किल था। यूनबिन ने जीयून से कहा कि क्लास प्रेसिडेंट बचपन से नृत्य सीख रही थी। उसका अच्छा नृत्य करना तो तय था, लेकिन जीयून तो एक नौसिखिया थी। एक या दो दिन में यह नृत्य कैसे सीख सकती थी? फिर भी जीयून सीखना चाहती थी। उसने यूनबिन से नृत्य सिखाने को कहा, पर यूनबिन मदद नहीं कर सका। तभी डोंगमिन आ गया। वो जीयून की मदद करेगा। यूनबिन ने तिरस्कार भरी नजरों से डोंगमिन को देखा। सोचा कि वो जीयून को नहीं सिखा पाएगा, लेकिन डोंगमिन ने वीडियो कुछ देर देखने के बाद मूवमेंट समझ लिए। उसने संगीत चलाया और डेमोन्स्ट्रेट किया, जिससे जीयून हैरान रह गई। डोंगमिन ने जीयून को हर मूवमेंट सिखाना शुरू किया। जीयून जल्दी से सीख गई। फिर वह क्लास प्रेसिडेंट से मिलने गई। हम साथ में रिहर्सल कर सकते हैं, उसने कहा। क्लास प्रेसिडेंट ने फिर भी तिरस्कार दिखाया। जीयून सोच रही थी कि शायद वह बैकग्राउंड में ही रहेगी। तभी डोंगमिन, यूनबिन और मेल स्टूडेंट बोंगू आ गए। वे जीयून और क्लास प्रेसिडेंट की नृत्य रिहर्सल देखने आए थे। क्लास प्रेसिडेंट बहुत उत्साहित थी। वह अपनी सारी क्षमताएं दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर सारे स्पॉटलाइट जीयून ने ले लिए थे। हालांकि कहा जाता था कि जीयून नौसिखिया है, लेकिन उसकी हरकतें प्रोफेशनल जितनी कुशल थीं। सबने जीयून की प्रशंसा की, जिससे क्लास प्रेसिडेंट असहज हो गई। उसे डर था कि उसकी जगह जीयून ले लेगी। वह दवाई लेने के लिए बाथरूम छुप गई। सौभाग्य से
ज्यादातर टिप्पणियां क्लास प्रेसिडेंट के बारे में थीं, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। पर कुछ टिप्पणियां जी यून की तारीफ कर रही थी, जो क्लास प्रेसिडेंट को बहुत असहज कर रही थी। जब वह सोचती कि यूनबिन जी यून को देखकर मुस्कुरा रहा था, तो उसका असहजपन और बढ़ गया। क्लास प्रेसिडेंट और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। अचानक उसे पेट में तेज दर्द और मिचली महसूस हुई। शायद उसने ज्यादा दवाई ले ली थी। वह जोर से उल्टी कर बैठी। बाथरूम से निकलते ही वह जीयून से टकरा गई। उसका रंग पीला था, तो जीयून ने तुरंत उसकी तबीयत पूछी। फिर क्लास प्रेसिडेंट ने अपना असली रूप दिखाया। उसने जीयून से कहा, दूर हट जाओ। पर दूसरी बात पूरी करने से पहले ही क्लास प्रेसिडेंट जमीन पर गिर पड़ी। जीयून घबरा गई और उसे तुरंत इन्फर्मरी लेकर चली गई। पता चला कि क्लास प्रेसिडेंट जो दवाई ले रही थी, वो तेज वजन घटाने की दवा थी। पेट दर्द और मिचली तो सामान्य लक्षण थे, लेकिन इसके लंबे समय के दुष्प्रभाव भी थे। यह क्लास प्रेसिडेंट का रहस्य था। डॉक्टर ने उसके परिवार को सूचित करने की सोची, लेकिन यूनबिन ने यह काम संभाला। अब क्लास प्रेसिडेंट आराम कर सकती थी। डॉक्टर ने दवाइयों की बोतल जब्त कर ली और चला गया। तभी यूनबिन को फोन आया। वह जवाब देने चला गया। जीयून क्लास प्रेसिडेंट का ख्याल रखने कमरे में गई। उसे आश्चर्य हुआ जब क्लास प्रेसिडेंट अस्पताल से छुट्टी लेने की तैयारी कर रही थी। जीयून चाहती थी कि वह ज्यादा आराम करे। क्लास प्रेसिडेंट नहीं चाहती थी कि जीयून उसकी बातों में दखल दे। वह जीयून से नफरत करती थी। जीयून को एक मामूली निरर्थक इंसान मानती थी, लेकिन जो हमेशा खुद को बड़ा दिखाती रहती थी। क्लास प्रेसिडेंट नाराज होकर चली गई। जीयून बहुत दुखी थी और नहीं समझ पा रही थी कि उसने क्या गलत किया। फिर जीयून वापस आई। यूनबिन उसका इंतजार कर रहा था। वह क्लास प्रेसिडेंट के मामले को सुलझा चुका था। जीयून सोच रही थी कि यूनबिन क्लास प्रेसिडेंट के बारे में क्या सोचता होगा। यूनबिन केवल क्लास प्रेसिडेंट को दोस्त मानता था, लेकिन जीयून जानती थी कि क्लास प्रेसिडेंट हमेशा से ही गुप्त रूप से यूनबिन को पसंद करती रही थी। जब यूनबिन ने जीयून को बताया था, तो क्लास प्रेसिडेंट भी यूनबिन को दिल खोलकर बताने का मन बना रही थी। वर्तमान में जीयून ने यूनबिन से कहा कि वह उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगी। यूनबिन नहीं समझ पाया कि जीयून इतना अचानक ऐसा क्यों कह रही है। यूनबिन अभी तक अपनी उस वादे को पूरा नहीं कर पाया था, जिसमें उसने जीयून को प्रसिद्ध बनाने का आश्वासन दिया था। लेकिन जीयून अब खुद से और दूसरों से झूठ बोलना नहीं चाहती थी। वह इस नाटक को खत्म करना चाहती थी। यूनबिन थोड़ा निराश हुआ। अगले दिन यूनबिन ने जीयून को मिलने के लिए मैसेज किया, पर जीयून मैसेज देखना भी नहीं चाहती थी। जीयून सोच रही थी कि क्लास प्रेसिडेंट की परेशानियां उसकी वजह से हैं। वह नहीं जानती थी कि उसका सामना कैसे करे। तभी डोंगमिन आ गया। मूर्ख, फिर क्या हुआ? डोंगमिन जीयून को केक खरीदने लेकर गया। पहले खाओ फिर सब बताओ। जीयून भूखी नहीं थी, लेकिन डोंगमिन ने केक काटा और जीयून को खिलाया। वह बैठकर जीयून को खाते देख रहा था। जीयून ने याद किया जब वह छोटी थी, उसके दोस्त उसे अलग थलग रखते थे। सिर्फ डोंगमिन ही उसके साथ खेलता था, लेकिन वह हमेशा उसे मूर्ख समझता था। जीयून उस छाया से भागना चाहती थी, इसलिए वह प्रसिद्ध होकर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। पर गलती से उसने दूसरों को चोट पहुंचाई थी। वह सोचती थी कि उसे अब रुक जाना चाहिए और फिर से एक मूर्ख बनकर रहना चाहिए जो किसी को परेशान न करे। डोंगमिन गुस्से में था। तुम हमेशा दूसरों के बारे में क्यों इतनी सोचती हो? इसीलिए तो मैं तुम्हें मूर्ख कहता हूँ। जीयून गुस्से में चली गई। डोंगमिन उसे कहीं ले जाना चाहता था, पार्क जहाँ वे दोनों बचपन में खेला करते थे। जीयून हमेशा स्लाइड पर अकेली बैठी रहती थी। डोंगमिन को यह बात हमेशा जिज्ञासु बनाती थी। तुम वहाँ क्यों बैठी रहती थी? डोंगमिन जीयून के करीब आकर उसे समझना चाहता था, पर अब उसे मौका मिला था। जीयून मुस्कुराई। पता चला कि बचपन से ही उसका एक सच्चा प्रशंसक था। वो बिल्कुल मामूली नहीं थी। डोंगमिन फिर जीयून को खाने के लिए ले गया। जीयून अब खूब खाएगी ताकि बड़ा काम कर सके और किसी को, खासकर यूनबिन को जो उसकी बहुत मदद कर चुका था, परेशान न करे। जैसे ही यूनबिन का जिक्र आया, डोंगमिन का रुख बदल गया। उसने जीयून का खाना छीन लिया। डोंगमिन नहीं चाहता था कि यूनबिन का नाम लिया जाए। यूनबिन तुरंत ही उसके सामने खड़ा हो गया। वह भी जीयून को खोज रहा था और इस तरह उनकी बीच की प्रेम जारी रहा। डोंगमिन बीच में आ गया और यूनबिन को जीयून के करीब आने से रोक दिया, लेकिन जीयून ने डोंगमिन से कुछ दूरी देने को कहा। उसे यूनबिन से कुछ बात करनी थी। उस समय डोंगमिन को अपनी कंपनी की तरफ से बुलाया गया और वह मन ही मन नाराज होकर वहां से चला गया। फिर जीयून ने यूनबिन के रहस्य को सुलझाने का एक तरीका सोचा। उसने फैसला किया कि यूनबिन यह बताएगा कि उसे उस आइडल ग्रुप से बाहर कर दिया गया है। यद्यपि यह एक झूठ था, लेकिन शुरू में सभी ने यूनबिन को दोषी मान लिया। गलती पूरी तरह से यूनबिन की नहीं थी। जीयून यूनबिन से एक साफ दूरी बनाना चाहती थी और इस मसले को सुलझाना चाहती थी। यूनबिन थोड़ा निराश था, लेकिन जीयून की बात माननी पड़ी। अगले दिन ऑनलाइन खबर फैल गई कि वह आइडल ग्रुप जल्द ही डेब्यू करने वाला है। सबको लगा कि यूनबिन भी उस ग्रुप का हिस्सा होगा। यह उसका मौका था कि वह खुद को बाहर होने की बात बताए। इससे जीयून भी निश्चिंत हो सकती थी। फिर जीयून ने क्लास प्रेसिडेंट से मिलने का फैसला किया और कुछ बात करनी चाहिए। दोनों स्कूल की गलियारे में
गए। जियून ने क्लास प्रेसिडेंट को बताया कि यूनबिन और उसकी जो कबूलियत थी वह केवल नाटक था। क्लास प्रेसिडेंट ने कहा कि जियून दया दिखा रही है और उसे मजाक बना रही है। जियून ने माफी मांगी। क्लास प्रेसिडेंट गुस्से में चली गई। तभी क्लास प्रेसिडेंट को एहसास हुआ कि जियून कैसे जानती थी कि वह यूनबिन को पसंद करती है। उसे याद आया कि जियून अक्सर एक रहस्यमय फोन इस्तेमाल करती थी जिसमें सबकी सारी जानकारी थी। क्लास प्रेसिडेंट ने यह जांचने का मन बनाया। क्लास में सब अब भी यह चर्चा कर रहे थे कि क्या यूनबिन सच में डेब्यू करेगा। बोंगू बहुत उत्साहित था क्योंकि उसने यूनबिन का ऑटोग्राफ पा लिया था। जियून ने सभी के चेहरों को देखा और सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। अचानक एक ऑनलाइन आर्टिकल आया कि डेब्यू करने वाला ग्रुप 5 सदस्यों का होगा और सभी तीसरे साल के प्रशिक्षु हैं, जबकि यूनबिन ने कहा कि वह एक नए साल का प्रशिक्षु है। सबने कहा कि वह झूठ बोल रहा है। जियून ने तुरंत रहस्यमय फोन निकाला और उस पोस्ट को ऑनलाइन से हटा दिया। क्लास प्रेसिडेंट ने यह देखा और जियून का रहस्य जान लिया। रात को क्लास प्रेसिडेंट स्कूल में रुक गई और छुप छुप कर देखने लगी। उसने पाया कि जियून एक कमरे में छुपी हुई थी और वह रहस्यमय फोन इस्तेमाल कर रही थी। क्लास प्रेसिडेंट ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। जियून उसके पीछे भागी और समझाने की कोशिश की कि वह केवल सबके रहस्यों का उपयोग दोस्ती बढ़ाने के लिए कर रही थी। क्लास प्रेसिडेंट ने सोचा कि क्या यूनबिन की कबूलियत भी इसी का हिस्सा थी। जियून ने नकार नहीं किया। क्लास प्रेसिडेंट को लगा कि जियून सबके साथ मजाक कर रही है। उसने फोन छीन लिया और चली गई। जियून घबराई। अगर यह मामला बाहर आ गया तो कोई भी उसे माफ नहीं करेगा। इसी बीच यूनबिन ने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने खुद को एक झूठा बताया और इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। दूसरी तरफ आइडल ग्रुप की कंपनी ने भी घोषणा की कि ग्रुप कल सार्वजनिक रूप से डेब्यू करेगा। पहले सदस्य के रूप में डोंगमिन का नाम था। डोंगमिन के लिए स्कूल में अब शांति का दिन खत्म हो जाएगा। वह सच में एक सेलिब्रिटी बनना नहीं चाहता था। अगले दिन स्कूल में यह खबर फैल गई और सब हैरान रह गए। जियून ने डोंगमिन को ढूंढना चाहा लेकिन वह स्कूल नहीं आया। अचानक क्लास प्रेसिडेंट आई और जियून को स्कूल में लेकर गई। उसने कहा कि वह सब कुछ जानती है जो फोन में है। जियून फोन वापस लेना चाहती थी और क्लास प्रेसिडेंट से विनती की कि वह किसी को कुछ न बताए। क्लास प्रेसिडेंट ने यूनबिन का एक गाना दिखाने वाला वीडियो निकाला और धमकी दी कि अगर यह बाहर गया तो यूनबिन की छात्र जीवन खत्म हो जाएगा। जियून ने नाराज होकर पूछा, क्या तुम्हें इतना तकलीफ देना जरूरी है? क्लास प्रेसिडेंट ने कहा कि वह चाहती है कि जियून गायब हो जाए और फिर से एक सामान्य इंसान की तरह हो जाए। उसने जियून को सोचने का समय दिया और चली गई। लेकिन अचानक जियून आगे बढ़ी, क्लास प्रेसिडेंट को जमीन पर गिरा दिया और फोन छीन लिया। उसने माफी मांगी और भाग गई। क्लास प्रेसिडेंट जमीन पर बैठकर गुस्से से चिल्लाई। जियून ने ऑनलाइन सभी अफवाहें हटाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसका सामना किसी से हो गया। वह व्यक्ति झुका और उसका फोन उठा दिया। वह डोंगमिन था। दरअसल डोंगमिन सेलिब्रिटी इसलिए बना था ताकि वह जियून का ध्यान खींच सके, लेकिन अब जियून केवल यूनबिन की सुरक्षा की चिंता कर रही थी। जियून जल्दी में यूनबिन को ढूंढने चली गई। डोंगमिन ने जियून का हाथ पकड़ लिया और पूछा कि वह यूनबिन की इतनी चिंता क्यों कर रही है क्योंकि वे दोस्त हैं। लेकिन डोंगमिन ऐसा नहीं सोचता था। उसे लगता था कि जियून यूनबिन से प्यार करती है। जियून के पास समझाने का वक्त नहीं था। वह तुरंत चली गई जिससे डोंगमिन बहुत निराश हुआ। अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। जियून ऑडिटोरियम में गई जहां सब उसका इंतजार कर रहे थे। क्लास प्रेसिडेंट ने जियून को अपने बचाव का मौका दिया। बोंगू और यूनबिन दोनों हैरान थे। जियून ने रहस्यमय फोन निकाला। उसी फोन की मदद से जियून ने अपने दोस्तों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को संभाला हुआ था और सबके राज जानती थी। हालांकि जियून ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, लेकिन क्लास प्रेसिडेंट फिर भी संतुष्ट नहीं थी। उसने यूनबिन को भी इस धोखे का हिस्सा बताया। बोंगू ने क्लास प्रेसिडेंट को समझाया कि मामला इतना गंभीर नहीं है कि यूनबिन को बर्बाद किया जाए, लेकिन यूनबिन ने अपनी जिंदगी के लिए फैसला किया। उसने खुद का वीडियो बनाया जिसमें उसने खुद को एक झूठा बताया और इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। हालांकि उसे सबने आलोचना की, पर यूनबिन को राहत मिली। क्लास प्रेसिडेंट बहुत नाखुश थी। यूनबिन के ऐसे फैसले उसे हमेशा असहज करते थे। वह तुरंत वहां से चली गई। बोंगू उसके पीछे गया। जियून वहां रुक गई और यूनबिन से पूछा, तुम खुद को इतना बर्बाद क्यों कर रहे हो? मैं बेहतर तरीका सोच सकती थी। जियून को यूनबिन के लिए गलत महसूस हो रहा था और साथ ही बहुत असहाय भी, लेकिन यूनबिन ने जियून को प्रोत्साहित किया। मैं ठीक हो जाऊंगा। उसके बाद दोनों साथ में क्लास में वापस लौटे। छात्र पहले यूनबिन की तारीफ करते थे, लेकिन अब उसे अलग थलग करने लगे। उन्होंने यूनबिन की डेस्क पर ग्राफिटी बनाई और उस पर कचरा फेंका। जियून और बोंगू उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन वे असमर्थ थे। सिर्फ डोंगमिन के आने से सभी रुक गए। डोंगमिन ने यूनबिन के साथ दोस्ताना व्यवहार किया, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई और
कोई बात नहीं की। जियून को भी कुछ हद तक राहत मिली। सेमेस्टर खत्म हो गया। अचानक यूनबिन का वीडियो उसे पुरस्कार जिताने में मददगार साबित हुआ। प्रिंसिपल चाहते थे कि यूनबिन भाषण दे। यूनबिन इस अवसर का इस्तेमाल करना चाहता था अपने दोस्तों से माफी मांगने के लिए, क्योंकि उसने प्रसिद्धि पाने के लिए सबको झूठ बोला था। लेकिन इस प्रक्रिया में उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें खो दी हैं। अच्छे दोस्त, सच बोलने का साहस। सौभाग्य से उसके दोस्त उसे छोड़कर नहीं गए, इसलिए वह समय रहते अपनी गलतियों को समझ पाया। यूनबिन ने उन लोगों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। कोई भी बिना राजों के नहीं होता, कोई भी अपनी कमजोरियों से मुक्त नहीं होता, लेकिन कितने लोग हिम्मत करते हैं खुद का सामना करने और उन्हें स्वीकारने की। यह वह पड़ाव है जिसे पार करना होता है जब कोई वयस्क बनता है। यूनबिन ने अपने भाषण को यहीं समाप्त करने को कहा। भाषण सुनने वाले सभी लोगों ने भी खुद का मूल्यांकन किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने दिल खोल दिए और यूनबिन को माफ कर दिया। जिंदगी बेहतर हो गई। जून ने रहस्य में फोन उठाया और उसे बस स्टॉप पर वापस रख दिया जहाँ से वह शुरू हुआ था। उसने सीखा था कि लोगों से जुड़ना कैसे है, इसलिए उसे रहस्यमय फोन की जरूरत नहीं थी। असल में दोस्त बनाना उतना मुश्किल नहीं था जितना जून सोचती थी। उसे बस समानताएं तलाशनी थी। वह आजीवन की सोलमेट बन गई और जून के लिए वह व्यक्ति था यूनबिन। आज रात दोनों ने खूबसूरती से तैयार होकर अपनी पहली डेट के लिए तैयारी की और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं।